एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो कुछ ही मील की दूरी पर दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं को समेटे हुए है। अंश स्पार्क्स में आपका स्वागत है, जहां आज हम विक्रम सेठ की पुस्तक हेवन लेक से उनके यात्रा वृत्तांत काठमांडू का विश्लेषण करेंगे। ये अध्याय केवल एक छुट्टी के बारे में नहीं है, यह विरोधाभास, शोर और अप्रत्याशित दर्शन का अध्ययन है। यात्रा की शुरुआत प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से होती है, जहां का वातावरण आपको तुरंत उस चीज से प्रभावित करता है जिसे सेठ ज्वरजन्य भ्रम कहते हैं। पशुपतिनाथ में अव्यवस्था नियम है, अपवाद नहीं। एक बोर्ड पर केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश लिखा है, जो पर्यटकों और भक्तों के बीच एक सीधी रेखा बनाता है। अंदर पुजारियों, फेरीवालों, भक्तों, गायों, बंदरों और कबूतरों का एक अतिशयोक्तिपूर्ण माहौल है, जो जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह अव्यवस्था इतनी तीव्र है कि लोग पुजारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं, जबकि नेपाली राजघराने की एक राजकुमारी सभी को झुककर रास्ता बनाने के लिए मजबूर कर रही है। नीचे पवित्र बागमती नदी भी संघर्ष कर रही है, मुरझाए फूलों और कूड़े से भरी हुई, जो मानवता से अभिभूत पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये शोर पूरे शहर को परिभाषित करता है, तो अगला पड़ाव आपको पूरी तरह से गलत साबित कर देगा। थोड़ी ही दूरी पर काठमांडू का बौद्ध तीर्थ स्थल बोधनाथ स्तूप स्थित है। यहाँ पशुपतिनाथ की अव्यवस्था तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह एक शांति का आश्रय आ जाता है। यहाँ न कोई भीड़ है, न कोई धक्का मुक्की, न कोई शोर, बस एक विशाल सफ़ेद गुंबद है जिसके चारों ओर एक सड़क और छोटी छोटी तिब्बती दुकानें हैं। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि यह उस हिंदू मंदिर की तुलना में किसी अलग ही ग्रह जैसा लगता है जिसे आपने अभी देखा था। हिंदू मंदिर के ज्वरयुक्त भ्रम और बौद्ध तीर्थ स्थल की शांति के बीच का यह अंतर सेठ के अवलोकन का मुख्य विषय है। मंदिरों से बाहर निकलते हुए सेठ हमें काठमांडू की व्यस्त और जीवंत गलियों में ले जाते हैं। गलियां देवी देवताओं, फल विक्रेताओं और तांबे के बर्तनों से लेकर नेपाली प्राचीन वस्तुओं तक हर चीज़ बेचने वाली दुकानों से भरी हैं। यह एक शोरगुल वाला शहर है, जहां फिल्मी गाने, कारों के हॉर्न और साइकिल की घंटियां हर पल आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में होड़ में लगी रहती हैं। फिर भी इस गगनभेदी शहरी शोरगुल के बीच सेठ को पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक साधारण बांसुरी बेचने वाले में मिलता है। एक चौक में खड़ा यह विक्रेता 50-60 बांसुरियों वाला एक डंडा पकड़े हुए है, जो शाही के पंखों जैसी लग रही हैं। अपना सामान बेचने के लिए शोर मचाने वाले फेरी वालों के विपरीत यह आदमी अपनी बांसुरी धीरे धीरे, ध्यानमग्न होकर और बिना किसी हताश इरादे के बजाता है। यह साधारण ध्वनि यातायात और शोर से ऊपर उठती है और किसी भी गंभीर स्मारक से ज्यादा सेठ का ध्यान आकर्षित करती है। यह उसे एक गहरे दार्शनिक बोध की ओर ले जाती है कि बांसुरी का संगीत समस्त मानव जाति का साम्य है, जो मानव श्वास के सरल माध्यम से हर संस्कृति और राष्ट्र को जोड़ता है। इस यात्रा से थककर सेठ वापसी का साहसिक जमीनी रास्ता छोड़ने का फैसला करता है और दिल्ली के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदता है, जिससे हमें एक ऐसे शहर की तस्वीर मिलती है जो एक साथ अराजक, मौन और गहराई से मानवीय है।